आज के लेक्चर में हम nth टर्म टेस्ट पढ़ेंगे। सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में डाइवर्जेंस टेस्ट पढ़ेंगे और प्रूव ये करेंगे कि जो हार्मोनिक सीरीज़ है समेशन 1/n ये डाइवर्जेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं और हम डिफ़ाइन कर चुके हैं कि एक सीरीज़ कब कन्वर्जेंट हुआ करती है। हमने लास्ट लेक्चर में डिफ़ाइन ये किया था कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस हो xn, आप इस सीक्वेंस से सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बनाएं जिसकी n टर्म जो है गिवन सीक्वेंस की पहली n टर्म्स का सम हो और आप सीक्वेंस की सारी टर्म्स को सम करके लिख लें। तो ये जो सीक्वेंस की सारी टर्म्स को सम करके लिखते हैं हम इसको सीरीज़ कहते हैं। और इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस जो है वो इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स के ऊपर डिपेंड करती है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज करे तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है, या सीरीज़ कन्वर्जेंट हो तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट होती है। और जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की लिमिट हल हुआ करती है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn, अगर उसका आंसर S आया है तो गिवन सीरीज़ के सम का आंसर भी S ही होगा। ये बातें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज हम सबसे पहली बात जो करने लगे हैं वो करने लगे हैं nth टर्म टेस्ट की। nth टर्म टेस्ट ये कहता है कि अगर जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है तो सीरीज़ जिस सीक्वेंस से बनी है उसकी nth टर्म की लिमिट का आंसर 0 होगा अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है। अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो वो सीरीज़ जिस सीक्वेंस से बनी है उसकी n टर्म की लिमिट 0 होगी, या सिंपल कह लें जिन टर्म्स का सम किया गया है उसमें से n टर्म xn की लिमिट 0 होगी। तो प्रूफ करते हैं इस बात को। हमें मालूम है कि सीरीज़ की कन्वर्जेंस हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की मदद से देखनी है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो सीरीज़ है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स जो है वो Sn है। तो हमें इस वक्त गिवन ये है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है, इसका मतलब है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट है और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की कोई लिमिट मौजूद है हमारे पास। और इसी बात का इस्तेमाल करके हम प्रूव करेंगे कि जो nth टर्म की लिमिट है वो 0 है। ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है, अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म S1 बनाऊं तो वो x1 होगी। अगर मैं सेकंड टर्म S2 बनाऊं तो वो x1 प्लस x2 होगी। थर्ड टर्म S3 बनाऊं तो वो x1 प्लस x2 प्लस x3 होगी। जनरली Sn में और xn में एक रिलेशन मौजूद होती है। वो रिलेशन ये होती है कि Sn हमेशा x1 के इक्वल होती है और इसके बाद जब भी किसी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करें, Sn प्लस 1 में से अगर आप Sn को माइनस करें, से S3 में से S2 को माइनस करें तो x3 बचेगी। Sn प्लस 1 में से Sn को माइनस करें तो हमारे पास xn बचेगी। इसी तरह से आप कह लें कि Sn में से Sn माइनस 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास xn बचेगी। Sn प्लस 1 में से Sn को माइनस करेंगे तो xn प्लस 1 बचेगी। Sn में से Sn माइनस 1 को माइनस करेंगे तो xn के इक्वल होगा। इसी बात का इस्तेमाल करते हैं। हमें चूँकि गिवन है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है Sn की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। Sn की इस लिमिट का कोई आंसर रख लेते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं इसकी लिमिट का आंसर S है। हमें ये भी मालूम है कि x1 जो है वो S1 के इक्वल हुआ करती है और xn जो है वो Sn माइनस 1 के इक्वल हुआ करती है। हमें xn की लिमिट हल करना है। इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हल कर लेते हैं। सम या डिफरेंस की लिमिट अलग अलग कर लें। nth टर्म की लिमिट s है तो n-1th टर्म की लिमिट क्या होगी, इसका हम प्रीवियस लेक्चर्स में इस्तेमाल करते आए हैं कि अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म अगर किसी नंबर x को अप्रोच कर रही है तो उसकी n-1th टर्म भी n+1th टर्म भी x को ही अप्रोच करेंगी। अगर सीक्वेंस Sn की n टर्म की लिमिट s है
तो n-1 टर्म की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वो भी s ही होगी। ये भी s, s और s कैंसिल हो गए। कितना आंसर आ गया हमारे पास? 0 आंसर आ गया। यही हमने प्रूव करना था कि अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो उस सीरीज़ की n टर्म की लिमिट किसको अप्रोच करेगी? 0 को अप्रोच करेगी। इसी स्टेटमेंट का अगर हम कंट्रा पॉजिटिव बनाएं, इस स्टेटमेंट का कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा? इस स्टेटमेंट का कंट्रा पॉजिटिव होगा कि इस सेकंड की निगेशन लें, nth टर्म की लिमिट का आंसर अगर 0 ना हो तो फिर इस फर्स्ट स्टेटमेंट की निगेशन लें कि जो सीरीज़ xn है वो कन्वर्जेंट नहीं बल्कि डाइवर्जेंट होगी, और इसको हम कहा करते हैं डाइवर्जेंस टेस्ट। डाइवर्जेंस टेस्ट जो है वो क्या कहता है कि अगर nth टर्म की लिमिट का आंसर 0 नहीं है, 0 नहीं है का मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आंसर है लेकिन 0 के अलावा कुछ और है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसकी nth टर्म की लिमिट का आंसर है ही नहीं, xn डाइवर्जेंट है। दोनों में से कोई सी भी पॉसिबिलिटी हो, जब nth टर्म की लिमिट का आंसर 0 नहीं है, चाहे 0 के अलावा कुछ और है या है ही नहीं, उस सूरत में हमारे पास जो सीरीज समीशन xn है वो डाइवर्जेंट होगी। वो क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। इसको हम डाइवर्जेंस टेस्ट कहते हैं। गो के ये nth टर्म टेस्ट ही है। जब nth टर्म टेस्ट के कंट्रा पॉजिटिव को लिखते हैं तो हम उसको नाम दे लिया करते हैं डाइवर्जेंस टेस्ट का, और अक्सर सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करते हुए हम इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें किसी सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी है, बजाय इसके कि हम उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करें और डिसाइड करें कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, अगर हम उस सीरीज़ की n टर्म की लिमिट हल कर लें और आंसर 0 ना आए तो हम कह सकते हैं कि वो सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट है। इस डाइवर्जेंस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि एग्जामिन करना है हमने इस सीरीज़ का बिहेवियर कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। मैंने यहाँ नहीं लिखा है कि ये सीरीज़ 1 से इन्फिनिटी तक है, 0 से इन्फिनिटी तक है। स्टैंडर्ड नोटेशन है कि n 1 से इन्फिनिटी तक है। मुझे इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिसाइड करना है, और अभी हमने डाइवर्जेंस टेस्ट सीखा है। डाइवर्जेंस टेस्ट हमने ये सीखा है कि अगर आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn की सॉल्व करें और उसकी लिमिट का आंसर 0 ना आए तो इसका मतलब होगा कि जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट है। तो मैं इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए मैं इसकी nth टर्म की लिमिट हल कर रहा हूँ। हमारे पास ये जो सीरीज़ है इसको लेट कर लेते हैं कि ये समीशन xn है, तो इसकी जो nth टर्म xn है वो 5n + 2/3n - 1 के इक्वल है। मुझे इसकी लिमिट हल करना है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसकी लिमिट हल करने के लिए मैंने न्यूमरेटर में से n कॉमन ले लिया, 5 + 2/n। इसी तरह से डिनोमिनेटर में से भी n कॉमन ले लिया, 3 - 1/n। ऐसा मैंने क्यों किया है? ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे मालूम है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जो 1/n है वो किसके इक्वल है? 0 के। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। ना सिर्फ ये 0 के इक्वल है बल्कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लूँ c/n तो वो भी 0 है। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से n इसलिए कॉमन लिया है ताकि मेरे पास 2/n और 1/n बन जाए। n कॉमन लेने पर n हमारे पास कैंसिल हो गया। हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि 2/n की लिमिट का आंसर 0 है, चूँकि लिमिट 1/n n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 होती है। इस तरह से 1/n की जगह भी 0, तो मेरे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn का आंसर 5/3 आ गया। अगर xn की लिमिट का आंसर 0 ना आए, यहाँ आंसर 5/3 आया है जो कि 0 नहीं है, तो डाइवर्जेंस टेस्ट हमें कहता है कि जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट है। इसका मतलब हुआ हमारे पास ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हमने जो nth टर्म टेस्ट बनाया था उस nth टर्म टेस्ट का जो कंट्रा पॉजिटिव है जिसे हम डाइवर्जेंस टेस्ट कहते हैं उसका इस्तेमाल करके हम सीरीज़ के डाइवर्जेंट होने का डिसीजन कर सकते हैं। अगर सीरीज़ की nth टर्म की जो लिमिट है वो 0 ना आए तो फिर हम कहेंगे जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट है। एक और एग्जांपल देख रहे हैं।
एग्जाम्पल है, हमने एग्जामिन करनी है सीरीज n पावर 1/n कन्वर्जेंस के लिए। कन्वर्जेंस के लिए एग्जामिन करने का मतलब है हमने बताना ये है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसकी n टर्म की लिमिट आप सॉल्व करेंगे, इसकी n टर्म की लिमिट का आंसर 0 नहीं आएगा। कितना आएगा इसकी n टर्म की लिमिट का आंसर? इसकी n टर्म की लिमिट का आंसर जो है वो 1 आएगा। आप इसकी n टर्म की लिमिट सॉल्व करने के लिए अगर मैं इसको n पावर 1/n कह लूँ और log ले लूँ तो आप इसकी log लेकर लिमिट सॉल्व करेंगे। log की प्रॉपर्टी से पावर 1/n पहले आ जाएगी और इसकी लिमिट का आंसर 0 नहीं 1 आएगा। और अगर n टर्म की लिमिट का आंसर 0 के अलावा कुछ और आ रहा है या नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि सीरीज़ डाइवर्जेंट है। तो ये आपका होमवर्क है, ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है। और एक नोट हम करने लगे हैं और नोट में हम nth टर्म टेस्ट का कन्वर्स डिस्कस करने लगे हैं। हमने nth टर्म टेस्ट या जिसका कंट्रापोजिटिव हमने डाइवर्जेंस टेस्ट कहा है, वो nth टर्म टेस्ट हमारे पास क्या है कि अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म की लिमिट का आंसर 0 होगा। अब इसके कन्वर्स स्टेटमेंट बनाते हैं। इसके कन्वर्स स्टेटमेंट बनेगी अगर nth टर्म की लिमिट का आंसर 0 हो तो फिर जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी। nth टर्म की लिमिट का आंसर 0 हो तो फिर जो सीरीज़ है हमारे पास वो कन्वर्जेंट होगी। ये इसका कन्वर्स है। क्या ये कन्वर्स ट्रू है? अगर ये कन्वर्स ट्रू होता तो हम इस स्टेटमेंट को इफ़ देन की बजाय इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ लिखते। यानी हम कहते कि पहली स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी ट्रू होगी, दूसरी ट्रू है तो पहली ट्रू होगी। लेकिन ये जो हमारे पास कन्वर्स है ये इन जनरल ट्रू नहीं है। और अगर ये ट्रू नहीं है तो क्या करना होगा हमें? अगर हमें कहना हो कि एक स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं है तो फिर हमें उसके लिए एक काउंटर एग्जाम्पल देनी होगी। हमें इसके लिए देनी होगी एक काउंटर एग्जाम्पल, यानी हमें एक ऐसी सीरीज़ ढूंढनी होगी जिसकी n टर्म की लिमिट का आंसर 0 हो लेकिन सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट हो। उसके लिए हमारे पास जो काउंटर एग्जाम्पल है वो हम ये ले रहे हैं कि अगर हमारे पास सीरीज़ जो है समेशन 1/n हो, इसको हम हार्मोनिक सीरीज़ कहते हैं। अगर इस सीरीज़ की n टर्म की लिमिट हल करें तो वो 0 आती है, लेकिन ये सीरीज़ इटसेल्फ जो है ये कन्वर्जेंट नहीं बल्कि डाइवर्जेंट है। ये काउंटर एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को बाकायदा प्रूफ करते हैं। और हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो यही है कि हार्मोनिक सीरीज़ जो समेशन 1/n है ये डाइवर्जेंट है। हमने प्रूव ये करना है कि जो सीरीज़ समेशन 1/n है ये एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है। इसको हम हार्मोनिक सीरीज़ कहते हैं। हार्मोनिक सीरीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि म्यूज़िकल नोट्स होती हैं वो इस तरह के नंबर्स होते हैं जो कि इस हार्मोनिक सीरीज़ की n टर्म्स के सम से बन रहे हैं। तो बहरहाल हमें इस बात से कोई इस वक्त ख़ास कंसर्न नहीं है कि ये सीरीज़ का नाम हार्मोनिक सीरीज़ क्यों है। बस इस वक्त हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो सीरीज़ समेशन 1/n है ये एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है। कैसे प्रूफ किया जाए? बेसिक डेफिनेशन की मदद से कि सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस Sn के ऊपर डिपेंड करती है। यानी हम प्रूव ये करेंगे कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स Sn है वो डाइवर्जेंट है। इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स जो कॉरस्पॉन्डिंग है हम उसका नाम Sn रख लेते हैं और हमने प्रूव ये करना है कि ये Sn डाइवर्जेंट है। अगर ये Sn डाइवर्जेंट होगी तो इसका मतलब है सीरीज़ भी डाइवर्जेंट है। अब Sn को कैसे डाइवर्जेंट प्रूफ करेंगे? इस Sn को डाइवर्जेंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये Sn मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। दूसरा काम ये करेंगे कि प्रूव ये करेंगे कि ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, प्रॉपरली डाइवर्जेंट है। अगर हमने प्रूव ये कर लिया कि Sn जो है प्रॉपरली डाइवर्जेंट है, इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, यानी Sn डाइवर्जेंट है, Sn डाइवर्जेंट है तो प्रूव हो जाएगा कि जो सीरीज़ समेशन 1/n है वो डाइवर्जेंट है। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स को हमने Sn कह लिया है
और हम प्रूव ये करेंगे कि वो Sn जो है मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सी होती है? मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस उसको कहते हैं जिसकी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर और इक्वल हो। तो Sn लिखते हैं, Sn+1 लिखते हैं और प्रूव ये करते हैं कि Sn+1 जो है वो हमेशा Sn से ग्रेटर और इक्वल है। Sn क्या है? Sn है इस सीरीज़ की पहली n टर्म्स का सम। ये जो सीरीज़ है इसमें n को 1 लें तो पहली टर्म 1 बनेगी, n को 2 लें तो सेकंड टर्म 1/2 बनेगी, 3 लें तो 1/3 बनेगी और सो ऑन। और अगर हमने n तक का सम निकालना हो तो लास्ट टर्म हमारे पास 1/n होगी और ये हमारे पास Sn है। Sn है 1 + 1/2 + 1/3 + so on 1/n। अगर मैं आपसे कहूँ S3 लिखें तो लिख सकते हैं जी, बिल्कुल 1 + 1/2 + 1/3 और सो ऑन। इसी तरह से Sn हमारे पास ये है, Sn+1 लिखें वो क्या होगी? Sn+1 जो है वो 1 + 1/2 + 1/3 सो ऑन + 1/n और एक नंबर और बढ़ जाएगा +1/n+1। Sn और Sn+1 का हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। उसके लिए अगर Sn+1 में से Sn को माइनस कर दें तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 1/n+1 बचेगा और 1/n+1 हमें पता है ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है Sn+1 माइनस Sn जो है वो ग्रेटर देन 0 है। Sn को इधर ले जाएं तो Sn+1 जो है वो Sn से बड़ा है और ये रिजल्ट तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड कर रहा है। इसका मतलब है Sn मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। Sn मैंने प्रूव कर लिया इस वक्त के मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। असल में मैं प्रूव ये करना चाहूँगा कि जो Sn है वो प्रॉपरली डाइवर्जेंट है, इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। उसके लिए याद कर लेते हैं प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। हम कहते हैं कि एक सीक्वेंस जो है वो प्रॉपरली डाइवर्जेंट है अगर हर रियल नंबर अल्फ़ा के लिए हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि सीक्वेंस की टर्म्स xn उस रियल नंबर अल्फ़ा से बड़ी हों, वो सारी टर्म्स xn जिनका नंबर n0 से ग्रेटर इक्वल है। तो इसका मतलब होता है सीक्वेंस प्रॉपरली डाइवर्जेंट है, सीक्वेंस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। प्रॉपरली डाइवर्जेंट एक और तरह की भी होती है कि सीक्वेंस की हर टर्म एक रियल नंबर से छोटी हो जाए, तब हम कहते हैं वो सीक्वेंस प्रॉपरली डाइवर्जेंट है और वो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। यहाँ पर आप बहुत आसानी से देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास Sn जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, नेगेटिव नहीं आ रहे। और हमने ये भी देखा है कि Sn जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बढ़ रही है। तो हमें प्रूव करना है बेसिकली कि ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करने वाली बात हमने इस वक्त प्रूफ नहीं करनी है। और इन्फिनिटी को डाइवर्ज करने के लिए मुझे लेना है कोई सा रियल नंबर अल्फ़ा। अगर मुझे कोई रियल नंबर अल्फ़ा गिवन हो और उसके बाद मुझे बताना ये है कि जो सीक्वेंस की टर्म्स Sn है वो अल्फ़ा से ग्रेटर है जब भी n ग्रेटर और इक्वल टू सम नेचुरल नंबर n0 है। ये काम मैं करना चाहता हूँ। इस काम को करने के लिए मेरी कोशिश ये है इस वक्त कि ये जो Sn है इस पूरे को सम करके कोई एक नंबर बना लूँ। अगर मैंने इस सारे को सम करके कोई एक नंबर बना लिया तो फिर मैं उस नंबर को हर अल्फ़ा से बड़ा बना सकता हूँ। तो फ़िलहाल मेरी कोशिश ये है कि इन सारे नंबर्स को मैं ऐड करके कोई एक नंबर बनाऊँ। उसके लिए मैं एक ख़ास तरह की Sn की बात करने लगा हूँ। एक ख़ास तरह की Sn लेके उसके सारे नंबर्स को ऐड करके मैं एक नंबर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मैं S2m ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? S2m। S2m का मतलब है बेसिकली कि मैं S2 ले रहा हूँ, S2² ले रहा हूँ, S2³ ले रहा हूँ और इस तरह से S2m ले रहा हूँ मैं। S2m में मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो 2m में होंगी। उन 2m वाली टर्म्स को मैं ख़ास शक्ल में अरेंज कर रहा हूँ। उसकी फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 1/2। उसके बाद जो मेरे पास टर्म्स हैं, अगर फ़र्ज़ करें मैंने S2² की बात की है तो उसमें टोटल 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और उसके बाद वाली जो 2 टर्म्स हैं मैं उनको इकट्ठा लिख रहा हूँ 1/3 + 1/4। और अगर मैं
S2 क्यूब की बात कर रहा हूँ तो उसमें टोटल 8 टर्म्स हैं, 4 ये आ गई, इसके बाद वाली 4 टर्म्स मैं इकट्ठी लिख रहा हूँ 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8। और इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें मैं बात कर रहा हूँ S2 4 की, उसमें टोटल 16 टर्म्स आएंगी, इसके बाद वाली सारी 8 टर्म्स को मैं इकट्ठा कर लूँगा। जनरली इसी तरह से जब मैं बात करूँगा S2m की तो आखिर में जो है मैं 2 की पावर m-1 टर्म्स जो हैं वो इकट्ठी कर लूँगा। लास्ट टर्म 1/2m आएगी, उससे प्रीवियस टर्म 1/2m में से एक कम कर लें, नीचे हर दफ़ा नेक्स्ट टर्म में एक नंबर बढ़ता है, पीछे आए तो एक नंबर कम होता है, इससे प्रीवियस टर्म होगी 1/2m-1। और मैंने टोटल कितनी टर्म्स इकट्ठी करनी है, 2 की पावर m-1 टर्म्स इकट्ठी करनी है। उसके लिए लास्ट टर्म जो आएगी प्रीवियस में वो 2 की पावर m-1 में से एक ज़्यादा, इससे प्रीवियस टर्म जो आ जाएगी वो 1/2 की पावर m-1 होगी। उस टर्म को मैं पिछली टर्म्स के साथ मिलाऊंगा तो 1/2m से पीछे को 1/2m-1 + 1 तक, इससे एक पीछे जाएंगे तो वो 1/2m-1 आ जाएगा, उसको मैं इकट्ठा नहीं कर रहा। इन टर्म्स को मैंने ख़ास तौर पे इसलिए मिलाया है कि मैं इन टर्म्स को ऐड कर सकता हूँ और ऐड करके मैं एक ख़ास नंबर बना सकता हूँ। उसके लिए हम थोड़ा सा मज़ीद चक्कर चलाने लगे हैं और वो थोड़ा सा मज़ीद चक्कर ये चला रहे हैं कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रखी, सेकंड टर्म एज इट इज़ रखी, यहाँ पे 1/3 की जगह मैंने 1/4 लिख लिया। नीचे नंबर बड़ा करने से आंसर पहले से छोटा हो गया, 1/3 की जगह 1/4 लिखा, राइट साइड में पहले की जगह एक छोटा नंबर लिख लिया। अब राइट साइड जो है वो लेफ़्ट साइड के मुकाबले में लेसर इक्वल हो जाएगी। इसी तरह से इस ब्रैकेट के अंदर 1/7 को 1/8, 1/6 को 1/8, 1/5 को 1/8, तो ये 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 आ गया। और चूंकि मैंने इन नंबर्स की जगह इनसे छोटे नंबर्स लिखे हैं तो राइट साइड मेरी लेसर इक्वल है। इसी तरह से लास्ट में 1/2m-1 की जगह 1/2m, उससे पिछली टर्म में भी 1/2m, इस टर्म में भी 1/2m। नीचे वाले नंबर बड़े कर दिए हैं, राइट साइड छोटी हो गई है। नीचे वाले नंबर बड़े करने से ओवरऑल नंबर छोटा हो गया है और राइट साइड पे पहले वाले नंबर्स के मुकाबले में मैंने छोटे नंबर लिखे हैं, छोटी टर्म्स हो गई हैं। ये सारी टर्म्स की तादाद 1/8 की बात कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर है, टर्म्स की तादाद 2 का स्क्वायर यानी 4 है। यहाँ पर इन सारी टर्म्स की तादाद 2 की पावर m-1 होगी। 1/2m की बात कर रहे हैं तो टर्म्स की तादाद 2 की पावर m-1 होगी। ये 1 एज इट इज़, ये 1/2 एज इट इज़। 1/4 और 1/4 को जब 2 दफ़ा ऐड करेंगे तो 2/4 वो 1/2 बन जाएगा। 1/8 1/8 1/8 को 4 दफ़ा ऐड करेंगे तो 4/8 1/2 बन जाएगा। इन टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे 1/2m को 2 की पावर m-1 दफ़ा तो मेरे पास बनेगा 2 की पावर m-1 ओवर 2 की पावर m, जो कि सिंप्लीफाई होके 1/2 बन जाएगा। तो ये सारे नंबर्स हमने ऐड कर लिए, आसानी से ऐड हो गए, 1/2 1/2 बन गए। और ये 1/2 1/2 1/2 कितनी दफ़ा हैं टोटल, ये टोटल हमारे पास m टर्म्स हैं। आप कह सकते हैं ये वाली टर्म 2 पावर 1 है, ये वाली टर्म्स 2 का स्क्वायर हैं, ये वाली टर्म्स इकट्ठी करें तो ये बेसिकली इन सब के नीचे 2 का क्यूब आ रहा है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और लास्ट में 2 की पावर m, यानी ये टर्म्स तादाद में टोटल m बन रही हैं। 1/2 को अगर हम m दफ़ा ऐड करेंगे तो ये m/2 बन जाएगा। तो S2m > 1 + m/2। मैं चाहता ये था कि सीक्वेंस Sn जो है उसको ऐड करके किसी एक नंबर से बड़ा बना लूँ। मैंने हर Sn के लिए तो ये काम नहीं किया है, एक ख़ास S2m के लिए मैंने ये काम कर लिया है कि S2m जो है वो हमेशा > 1 + m/2 है। अब मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। S2m को मैंने 1 + m/2 से ग्रेटर कर दिया है। मैं सीक्वेंस की हर टर्म xn को
अल्फ़ा से बड़ा करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कोई सा रियल नंबर अल्फ़ा ले रहा हूँ। मैं 1 + m/2 को अल्फ़ा से बड़ा बनाना चाहता हूँ। अगर मैंने 1 + m/2 को अल्फ़ा से बड़ा बना लिया तो इसका मतलब है S2m अल्फ़ा से बड़ा हो गया। और चूँकि सीक्वेंस Sn प्रूव कर चुके हैं कि इंक्रीजिंग है, तो उसके बाद वाली सारी टर्म्स उससे बड़ी हैं, वो भी अल्फ़ा से बड़ी हो जाएंगी। 1 + m/2 को मैं अल्फ़ा से बड़ा बनाना चाहता हूँ। याद करें आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी और आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी का स्पेशल केस। आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी का स्पेशल केस ये है कि कोई भी रियल नंबर लें, आप एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ सकते हैं जो उस रियल नंबर से बड़ा हो। मैं बनाना चाहता हूँ कि 1 + m/2 जो है वो अल्फ़ा से बड़ा है। इसको बनाने के लिए पहले मैं एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढने लगा हूँ n0 जो बड़ा हो 2 टाइम्स α-1 से। 2 को इधर ले आऊँगा तो n/2 α-1 से बड़ा हो जाएगा। 1 को इधर ले आऊँगा तो 1 + n/2 अल्फ़ा से बड़ा हो जाएगा। अगर मैंने एक ऐसा नेचुरल नंबर n0 ढूंढ लिया जो इस रियल नंबर से बड़ा हो तो 1 + n/2 अल्फ़ा से बड़ा हो जाएगा। और अगर 1 + n/2 अल्फ़ा से बड़ा है तो हर वो m जो n0 से बड़ा होगा उसके लिए 1 + m/2 भी अल्फ़ा से बड़ा हो जाएगा। 1 + m/2 अल्फ़ा से बड़ा हो गया तो S2m अल्फ़ा से बड़ी हो गई। तो आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने लगे हैं। रियल नंबर मैं ले रहा हूँ 2 × α-1, मुझे मिल जाएगा एक नेचुरल नंबर n0। किस खूबी के साथ? इस खूबी के साथ कि वो नेचुरल नंबर n0 इस 2 α-1 से बड़ा होगा। अगर n0 इस नंबर से बड़ा है, n0 एक नेचुरल नंबर है, तो हर वो नेचुरल नंबर जो इससे बड़ा होगा, हर वो नेचुरल नंबर m जो n0 से ग्रेटर इक्वल होगा, वो नेचुरल नंबर m भी 2 टाइम्स α-1 से ग्रेटर हो जाएगा। अगर नेचुरल नंबर m n0 से ग्रेटर इक्वल है, n0 इस नंबर से ग्रेटर इक्वल है, तो हर m 2 टाइम्स α-1 से ग्रेटर इक्वल हो गया। उसके बाद 2 को इधर ले आए तो हर m/2 α-1 से ग्रेटर इक्वल हो गया जब भी m को मैं n0 से ग्रेटर इक्वल लूँ। 1 को इधर ले आए, 1 + m/2 अल्फ़ा से बड़ा हो गया फॉर ऑल m ग्रेटर इक्वल टू n0। और 1 + m/2 से बड़ी S2m है। इस 1 का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास S2m ग्रेटर देन अल्फ़ा हो गई फॉर ऑल m ग्रेटर इक्वल टू n0। हमने सीक्वेंस की एक टर्म S2m को अल्फ़ा से बड़ा शो कर दिया। हमने शो ये करना था कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स अल्फ़ा से बड़ी हैं जिनका नंबर n0 से ग्रेटर इक्वल है। फिलहाल हमने S2m को अल्फ़ा से बड़ा प्रूफ किया है। चूँकि हमारे पास जो Sn है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो Sn हमेशा S2m से ग्रेटर होगी जब भी n 2m या उससे बड़ा नंबर हुआ। और इन दोनों को मिलाकर अब मैंने बनाना है कि Sn जो है वो हर अल्फ़ा से बड़ा है। ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है हर उस n के लिए जो 2m से ग्रेटर इक्वल है, और ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है हर उस m के लिए जो n0 से ग्रेटर इक्वल है। अगर मैं इस 2m को एक नया नेचुरल नंबर सपोज कर लूँ तो दोनों को मिला के हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा कि Sn अल्फ़ा से बड़ा है जब भी n जो है वो ग्रेटर इक्वल टू से n प्राइम है, जहाँ पे n प्राइम जो है वो 2m है। जब भी n को मैं 2m से ग्रेटर इक्वल लूँ, जिसको मैंने नया नाम n' कह लिया है, ऑब्वियसली ये भी एक नेचुरल नंबर है हमारे पास। चूँकि m हमारे पास नेचुरल नंबर है तो हमारे पास Sn जो है वो अल्फ़ा से बड़ी आ गई है जब भी n प्राइम से ग्रेटर इक्वल हो, जहाँ पे n प्राइम 2m है। ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है हर उस m के लिए जो n0 से ग्रेटर इक्वल है, और ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है हर उस n के लिए जो 2m से ग्रेटर इक्वल है। दोनों को मिलाएं तो Sn अल्फ़ा से बड़ा है जब भी हमारे पास ये n 2m से ग्रेटर इक्वल हो। तो यही रिज़ल्ट हम बनाना चाहते थे। हमने प्रूव ये करना था कि जो हमारी सीक्वेंस Sn है वो प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। हमने प्रूव कर लिया है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इन्फिनिटी के इक्वल है।
और अगर Sn की लिमिट इन्फिनिटी है, यानी Sn हमारे पास प्रॉपरली डाइवर्जेंट है, तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो समेशन 1/n है वो डाइवर्जेंट सीरीज़ है। हार्मोनिक सीरीज़ समेशन 1/n हम प्रूव कर चुके हैं कि ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है, और ये रिज़ल्ट हमने काउंटर एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल किया है। nth टर्म टेस्ट की कन्वर्स स्टेटमेंट क्या बनती है कि अगर nth टर्म की लिमिट 0 आ रही हो तो फिर सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है, लेकिन ऐसा जनरली नहीं हुआ करता। ये जो सीरीज़ हार्मोनिक सीरीज़ है समेशन 1/n, इसकी nth टर्म 1/n की जब आप लिमिट हल करें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो वो 0 आती है, लेकिन ये सीरीज़ खुद कन्वर्जेंट नहीं बल्कि डाइवर्जेंट है। आज हमने nth टर्म टेस्ट प्रूफ किया है। nth टर्म टेस्ट के कंट्रापोजिटिव को हमने डाइवर्जेंस टेस्ट कहा है, और डाइवर्जेंस टेस्ट का इस्तेमाल करके हमने दो सीरीज़ को डाइवर्जेंट प्रूफ किया है। और फिर nth टर्म टेस्ट की जो कन्वर्स स्टेटमेंट बनती है, हमने लिखा ये है कि वो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं है, और उसके लिए एक काउंटर एग्जाम्पल लिखी और फिर उसको प्रूफ किया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद सीरीज़ के बारे में सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।